वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू डूइंग गुड। आज 20 जनवरी 2023 है। दिन की शुरुआत करेंगे चार्ल्स डार्विन के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट के साथ। है मैन हु डेयर्स टू वेस्ट 1 hour ऑफ हिज लाइफ हैज नॉट डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ लाइफ। अगर हम हमारे जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारे जीवन की वैल्यू ही नहीं पता है। देखिए दोस्तों, ये जीवन जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये चीज़ को हम हर रोज़ याद नहीं करते हैं कि आज का दिन जो मुझे मिला है वो एक प्रेशियस दिन है। पता नहीं कल मेरे पास है या नहीं, आई डोंट नो। हमारे प्लानिंग है, हमारे सपने हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति की होती है। लेकिन एक दिन आता है जब ये प्लानिंग जो है वो अचानक से ख़त्म हो जाती है। हम सब जानते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम एक लंबा जीवन जिए और हम जो हैं 80-90 ईयर्स के हो जाए या फिर 100 साल हम जिए और फिर बुढ़ापे में हम सारी चीज़ें एंजॉय करें और बुढ़ापे में फिर हमारा मृत्यु हो या फिर हमारा एंड हो, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी हर किसी के साथ होता है। ऐसा हमें लगता है इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स नॉट ए कॉमन थिंग। स्टेटिस्टिक्स को अगर हम देखें तो पता चलता है कि ये कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या डरने वाली बात है? नो। द आंसर इज के यहाँ पर ये चीज़ जब हम समझ लेना तो हमारे लाइफ की क्वालिटी और इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। आपके जो भी छोटे बड़े डर हैं कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऑफिसर बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सारी चीज़ें आपको छोटी लगने लगेगी जब आप ये सोचेंगे कि एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड वन डे। तो अगर ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म ही हो जाने वाली हैं तो फिर डर किस बात का? लेट्स गिव आवर बेस्ट शॉट। लाइफ को अगर हम हर रोज़ ये चीज़ को समझ कर अगर हम जिए तो हमारा हमारा जो बेसिकली हमारा जो जो कहते हैं ना एटीट्यूड, वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा और छोटी छोटी हार, छोटी बड़ी हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपका जो पूरा फोकस होगा वो एफर्ट्स पर हो जाएगा कि नहीं, आई विल गिव माई बेस्ट, राइट। मेरे एफर्ट्स जो हैं वो मुझे सेटिस्फाई करे, उतनी मेहनत में कर लूँगा या फिर कर लूँगी, फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। बिकॉज एंड में तो सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ कर ही जानी है। तो चार्ल्स डार्विन का ये जो कोट है ये बहुत ही डीप मीनिंग वाला कोट है, इज़न्ट इट। इसी के साथ दोस्तों, कल क्यूरियसली एजुकेशन का फर्स्ट बर्थडे था और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पॉजिटिव कमेंट्स शेयर की हैं जो कहते हैं ना उत्साहवर्धक, के मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला आपकी कमेंट्स से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 7 सालों से मेरे वीडियोस को देखते आए हैं, तो इट्स रियली हार्ट टचिंग कि 7 सालों से, इट्स लाइक इतने समय से किसी व्यक्ति के वीडियो को देखना या फिर उनके साथ इस प्रकार से कनेक्शन में रहना, दिस इटसेल्फ मींस अ लॉट टू मी। मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है ये। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज हमारे टेबल पर हैं दोस्तों 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, इट्स अबाउट दिस न्यू रूल जो आने वाला है, टेक डाउन द रूल। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी जो उसने ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे पार्ट्स ऐड किए हैं, तो इनको विड्रॉ यानी कि इनको कैंसिल कर देना चाहिए। अब ये कैंसिल करने की क्यों बात हो रही है? क्योंकि ये ड्राफ्ट आईटी रूल्स जो है वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं उनको वे सारे आर्टिकल्स जो आर्टिकल्स फेक न्यूज़ हैं, तो ये फेक न्यूज़ अगर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के सामने आ गया और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने आइडेंटिफाई किया कि ये फेक न्यूज़ है, तो फिर सोशल मीडिया को ये आर्टिकल्स जो हैं उनको डिलीट करना पड़ेगा, विच इज़ ए गुड थिंग, isn't it? ये लगता है कि नहीं, बहुत ही अच्छी बात है कि फेक न्यूज़ जो है उसके खिलाफ सरकार जो है वो लड़ना चाहती है। इसमें कोई गलत चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन सरफेस लेवल पर ऐसा लगेगा कि ये सही बात है, लेकिन अगर थोड़ा इसमें डीप जाए तो पता चलता है कि दिस इज़ नॉट ए गुड स्ट्रेटजी। इरादा आपका शायद सही हो सकता है, लेकिन रास्ता भी सही चुनना पड़ता है। The regulations also allow Government of India and its departments to authorize any other agency to perform this fact-checking task on content involving government business. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इनके डिपार्टमेंट को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो किसी दूसरी गवर्नमेंट की एजेंसी को भी ये फैक्ट चेकिंग वाला काम जो है वो दे सकता है। और अब ये नया कोई भी नई एजेंसी जो है, तो बेसिकली गवर्नमेंट की मल्टीपल एजेंसीज जो हैं
वो ऐसे फैक्ट चेकिंग के काम जो है वो कर सकती हैं। और ये चीज़ जो है वो थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है उसका कहना यह है कि इससे क्या होगा कि एक लाइसेंस मिल जाएगा सरकार और सरकारी एजेंसीज को टू डिटरमाइन व्हाट इज फेक एंड व्हाट इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ओन वर्क। तो मतलब ये है कि अब सरकारी एजेंसीज जो हैं उनके पास ये अथॉरिटी आ जाएगी, वो अगर कह देंगे कि नहीं दिस इज ए फेक न्यूज, तो फिर उसको हटाना पड़ेगा, भले ही वो शायद सही हो। तो उसका क्या होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो क्रिएट होता है, राइट। और हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं इस बात को कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे फेक न्यूज़ चल रहे हैं, और इनको हटाना जो है विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर नेशन, विच इज़ गुड फॉर आवर सोसाइटी, के ऐसे फेक न्यूज़ जो हैं उनको हटाना जो है वो अच्छी बात है। लेकिन जो क्रेडिबल न्यूज़ मीडिया है वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से डीडी न्यूज़, लेट्स से इंडिया टीवी, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, एक्सेट्रा। तो ये भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज़ जो हैं उनको पोस्ट करते हैं, वीडियोस को पोस्ट करते हैं। अब जो क्रेडिबल न्यूज़ मीडिया है वो ऑलरेडी बहुत सारे फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कोई उनके पास खबर आई तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे फास्ट उस चीज़ को रिलीज कर देंगे, एयर कर देंगे, या फिर वीडियो बनाकर उसको रिलीज कर देंगे, या फिर प्रिंट कर देंगे। नो, वो बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स लगाते हैं। वो चीज़ों को चेक करने के बाद जब उनको लगता है कि नहीं दिस इज प्रॉपर, चेकिंग प्रॉपर हो गया है, उसके बाद ही उस चीज़ को प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर प्रेस को रेगुलेशन के अंदर लाना या फिर पीआईबी को इतनी अथॉरिटी दे देना जो है दैट इज नॉट गुड फॉर आवर नेशन, क्योंकि मीडिया जो है उसका काम क्या होता है, वो सिटीजन्स के वॉचडॉग की तरह काम करता है। और मीडिया का रेगुलेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी करे वही बेस्ट है। और आप देखिए, हार्डली या फिर रेयरली आपने देखा होगा कि कोई क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन ने कोई फेक न्यूज़ जो है वो छापा हो। ये सारे फेक न्यूज़ जो है वो कुछ ऐसी नई नई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या नई नई ऐसी फर्म्स हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं वो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो प्रिंट करते हैं। तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए यू नीड ए डिफरेंट थिंग। इसके लिए पूरे मीडिया का कंट्रोल अपने पास ले लेना जो है दैट इज़ नॉट हेल्थी एट ऑल। और ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर न्यूज़ आइटम्स जो है वो उनको गवर्नमेंट से ही मिलती है, कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ने कोई ये चीज़ की, वो की, तो सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है वो गवर्नमेंट से ही मिलता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ गलत चीज़ की और फिर मीडिया को पता चल गई, और फिर मीडिया जो है वो उन सारी चीज़ों के ऊपर बोलने की कोशिश करे, या फिर कुछ चीज़ें, कुछ प्रश्न उठाए, फिर उसको फेक न्यूज़ के तौर पर या फिर फॉल्स न्यूज़ के तौर पर रिजेक्ट किया जाएगा, तो फिर वॉचडॉग वाला काम ही खत्म हो जाएगा, इज़न्ट इट। तो दिस इज़ द थिंग कि इस चीज़ को लेकर जो है वो विरोध हो रहा है, या फिर एक आवाज़ उठ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह आवाज़ उठाई अपने एडिटोरियल कमेंट में कि इस प्रकार के पावर्स जो हैं, इससे जर्नलिज्म जो है, इसका गला जो है वो घोटने की बात हो रही है। Among best practices of the Indian press is publishing of corrections or apologies or voluntary takedown of articles when sourcing of the facts are dubious and mistakes have been made. आपने देखा होगा जितने भी अच्छे अच्छे अखबार हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर आप पढ़ेंगे उसको, उसकी जो ई कॉपी पढ़ेंगे या फिर फिजिकल पेपर पढ़ेंगे, तो उसमें करेक्शंस होते हैं, उसमें एपोलॉजीज होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो अपने उन आर्टिकल्स को वॉलंटरी टेक डाउन कर लेते हैं जब उनको पता चलता है कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो गई, कोई मिस इन्फॉर्मेशन आ गई, कोई थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ऐसी चीज़ जब होती है तो मीडिया हाउसेस जो हैं, यानी कि इंडियन प्रेस जो है, वो ऐसी चीज़ें बेस्ट प्रैक्टिस ही फॉलो कर रही हैं। और दुनिया भर में यही चीज़ होती है कि अगर कुछ गलत फैक्ट आ गया तो फिर उसको हटा देंगे, या फिर उसके बारे में क्लैरिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट डे के अखबार में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इस प्रकार के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देना जो है वो हमारे जर्नलिस्टिक ट्रेडिशन के खिलाफ होगा। इंटरेस्टेड पार्टी, द हिंदू का यह आर्टिकल है, इसी विषय के साथ जुड़ा हुआ यह आर्टिकल है। The proposed amendment to the IT rules opens the door for PIB or any other agency authorized by the central government for fact checking for the purpose of such takedowns, right? कि PIB या फिर किसी भी एजेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अथॉरिटी दे सकती है। नाउ द थिंग इज, पीआईबी का मेन काम क्या है? पीआईबी का मेन काम है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको डिसमिनेट करना, यानी कि इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना, लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो सरकार की पॉलिसीज हो, प्रोग्राम्स हो, इनिशिएटिव्स हो, अचीवमेंट्स हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पीआईबी जो है वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के ही
जो न्यूज़ है वो आपको पीआईबी की वेबसाइट पर या वेबसाइट पर पढ़ने को मिलते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये डेटा जो है वो रिलीज किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो है वो रिलीज की जाती है। तो ये काम है पीआईबी का। पीआईबी इज ट्रेन्ड फॉर, पीआईबी की एक्सपर्टीज है कि इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने की। पीआईबी की एक्सपर्टीज जो है वो फेक न्यूज़ है नहीं है, ये उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। भले ही आपको लगे कि नहीं उनके वो इजीली कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। उसके लिए भी आपको एक सुपर स्किल चाहिए। तो ये जो प्रपोज्ड रूल्स हैं ये एक सुपर सेंसर के तौर पर काम करेंगे, कि सरकार जो है वो एक सुपर सेंसर इंप्लीमेंट करेगी और इससे फिर जर्नलिज्म और जो मीडिया है, फ्री प्रेस जो है, तो इसके लिए इश्यूज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। और आईटी रूल्स जो हैं 2021 के, उसकी अगर यहाँ पर एग्जांपल की बात करें तो यही एक माइंडसेट जो है वो हमें देखने को मिला था डेटा प्राइवेसी बिल के साथ, जो गवर्नमेंट एजेंसीज को एक फ्री पास देती थी कि वो हमारा प्राइवेट डेटा जो है तो उसका एक्सेस गवर्नमेंट एजेंसीज को मिल जाए लेकिन दूसरी एजेंसीज को ना मिले। तो यही माइंडसेट जो है कहीं ना कहीं हमें इस ड्राफ्ट आईटी रूल में भी देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाट वी आर रीडिंग फ्रॉम दिस द हिंदी न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई। द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज राइटली क्रिटिसाइज्ड द प्रपोजल बाय पॉइंटिंग आउट दैट, ये उनका एक दूसरा स्टेटमेंट आया है, determination of fake news cannot be in the sole hands of the government and will result in the censorship of the press। सिर्फ सरकार के हाथ में ये फेक न्यूज़ डिटरमाइन करना जो है वो नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो प्रेस जो है उसके ऊपर सेंसरशिप आ जाएगी, विच इज़ नॉट हेल्थी फॉर आवर डेमोक्रेसी। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, लेकिन ये एक नए टॉपिक की शुरुआत जो है यहाँ पर हो चुकी है। अब बात करते हैं बेबीज एंड जॉब्स के बारे में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। 2022 में चाइना की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुई, कम हुई बाय 8.5 लाख पीपल। इतने लोग जो है वो कम पैदा हुए चाइना में, और 6 दशक में ये पहला ऐसा डिक्लाइन है। इससे पहले क्या था कि चाइना जो है तो उसकी पॉपुलेशन एक बार गिर गई थी, उसके बाद फिर से अप हुई, और फिर अब नया डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले का जो 6 दशक पहले डिक्लाइन हुआ था वो फेमाइन की वजह से, वो फेमाइन यानी कि भूखमरी की वजह से वहां पर ये डिक्लाइन हुआ था। लेकिन ये वाला जो डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है उसके पीछे है हार्श और शॉर्ट साइटेड पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। जो लोग सरकार मीन्स वहाँ की सरकार जो है वो लोगों पर क्या कर रही है कि आपका एक ही बच्चा होना चाहिए, एक से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार की वन चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना की। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है उसका एक ट्रांजिशन हो रहा है। पहले चाइना में भी खेतीबाड़ी ही ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ चुका है कि लोग जो हैं वो खेतीबाड़ी की तरफ से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और आप इतिहास को देख लीजिएगा, आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि वे सारे देश जो खेतीबाड़ी पर निर्भर थे तो वहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्रीज और सर्विसेज आने लगी तो फिर पॉपुलेशन जो है वो कम हुई। तो नंबर 1 रीज़न जो अभी के डिक्लाइन का है वो हार्श पॉलिसीज हैं। उसके बाद दूसरा रीज़न जो है वो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। ग्लोबल एक्सपीरियंस क्या दिखाता है, जो स्कैंडिनेवियन देश है जैसे कि आपका डेनमार्क आ गया, फिनलैंड, स्वीडन, राइट, और एक दो देश है नॉर्वे, तो ये सारे देश आप देखेंगे, सिंगापुर को देखेंगे, तो इसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि एक बार आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो गिरने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि पॉपुलेशन, अब नई पॉपुलेशन ऐड होना बंद हो गए, फिर आप कितने भी जनरस फिस्कल इंसेंटिव दे के आपके अगर 3 बच्चे होंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, तीनों बच्चों का फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, दूध के पैसे, ये वो सारी चीज़ें अगर आप देंगे तो भी वो पॉपुलेशन में जो ड्रॉप आया, डिक्लाइन आया है, उसको रिवर्स करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अब पूरी दुनिया में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ड्रॉप हो रहा है, यानी कि जो लोग मर रहे हैं उनको रिप्लेस करने के लिए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये रेट जो है वो भी ड्रॉप होने लगा है। यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि 2023 में, इस साल में, भारत जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश जो है वो बन जाएगा, और 2050 तक इस पृथ्वी की पॉपुलेशन जो है वो 9.7 बिलियन लोगों की हो जाएगी। अब 9.7 बिलियन लोग जो हैं ये इस पृथ्वी के लिए टू मच है। ऑलरेडी दुनिया जो है वो ओवर पॉपुलेटेड है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल वो करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे लोगों को मार दें और ऐसा, दिस इज़ नॉट, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन
धीरे धीरे लॉजिकली इसको सॉल्व करना जो है दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि अगेन हमने क्या किया है कि जो नेचुरल चीज़ें थी उन नेचुरल चीज़ों के ऊपर बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ें करने लगे, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ने लगी, कम होने लगी, राइट। कुछ ऐसे इन्वेंशंस हैं जो बहुत अच्छे हुए, फॉर एग्जांपल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, तो उसके बारे में लोगों का शायद ऐसा कहना हो कि वो नेचुरल नहीं है, बट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से महिलाओं का जीवन जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ। वरना अगर आप मीन्स मैं थोड़ी डीप लेवल की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचिएगा एक समय था जब एक महिला जो है, जब उसकी शादी होती थी 14-15 ईयर्स में शादी हो जाती थी, तो ये समय से लेकर 45 ईयर्स तक वो हर साल प्रेग्नेंट ही होती थी। एवरी ईयर शी यूज्ड टू बी, मीन्स प्रेगनेंसी ही जीवन का पार्ट था। 15 से लेकर 45 30 सालों तक प्रेगनेंसी चलती रहती थी, क्योंकि ना तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी, और बच्चे जो पैदा होते थे तो उसमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मर जाते थे, राइट, क्योंकि उस समय पर वो हॉस्पिटल और वो सारी इंस्टीट्यूशनल बर्थ डिलीवरी की फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, ग्रोथ इन द सेंस के डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी का, मेडिकल केयर का, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी आसान हुई हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जब रिसोर्सेज मीन्स ऐसा था कि पहले खाने पीने की चीज़ों को ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब सारी चीज़ें हमारे फ्रिज में है, पैकेट्स में है, तो फिर जब फूड सिक्योरिटी होती है तब जो कहते हैं कि फर्टिलिटी जो है या फिर फूड सिक्योरिटी होती है, तब लोग जो हैं वो सेटल होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी एक उसके बाय प्रोडक्ट। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, बट द थिंग इज के अब हमें क्या करना है एज ए कंट्री, अगर हम देखें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यानी कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे पास, जो लोग वर्किंग एज में हैं, तो उनको काम मिले, अच्छा काम मिले, अच्छे पैसे कमाए, प्रॉस्पेरिटी की तरफ देश आगे बढ़े, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बहुत सारे देशों के लिए ये सिचुएशन हो जाती है कि वो पैसे वाले या फिर रिच बने उससे पहले बूढ़े हो जाते हैं। इट्स लाइक वन, एक व्यक्ति के बहुत सारे लोग आपने ऐसा देखे होंगे जो बचपन से ही, राइट, जब वो छोटे टीनेजर थे तब से वो काम करने लगे, जॉब करने लगे, छोटे बड़े काम किए। आज वो व्यक्ति जो है वो 60 ईयर्स का हो गया है, लेकिन आज भी वो रेंट के घर में रह रहा है, आज भी वो इतने सालों के अंदर अपना घर जो है वो नहीं बना पाया, राइट। तो पूरा उसका जीवन जो है वो क्या हुआ कि अगर यही व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन मिली होती, अच्छी स्किल्स उसको दी गई होती, तो ये व्यक्ति जो है वो भले ही बचपन में उसको थोड़ी बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी हो, लेकिन उसके बाद एक एज के बाद, लेट्स से 30-40 तक वो पहुंचता, और 40 तक उसने अपने घर का, अपना खुद का घर ले लिया होता, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया होता, तो नेक्स्ट साइकिल जो है उसके बाद की जो साइकिल, उसके बच्चों की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अच्छे लेवल पर। यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हुआ कि उस व्यक्ति का ही पूरा जीवन स्ट्रगल में गया, तो उसके बच्चों का भी जीवन जो है वो स्ट्रगल में रह गया। सेम थिंग गोज विद द कंट्री एज वेल, कि कंट्री जो है वो पहले बूढ़ा हो जाता है, पैसे वाला बनने से पहले ही बूढ़ा हो जाता है, तो फिर उसकी दैट्स इट, इट्स डन। चाइना में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चाइना भले ही बहुत पैसे वाला बन गया हो, लेकिन चाइना में भी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू मनी। तो जो यूएसए का पर कैपिटा इनकम है, यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है, तो चाइना उसको टच नहीं कर पाएगा। और इलस्ट्रेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ये कहता है बाय 2030 चाइना's पॉपुलेशन इन 19 to 60 एज ब्रैकेट एट अ लिटिल ओवर 800 मिलियन विल बी अबाउट 10% लोअर देन इंडिया। 2030 में ऐसा होगा कि भारत में जो यंगस्टर्स हैं 19 से 16 यानी कि वर्किंग एज के लोग, तो हमारे देश में ज़्यादा होंगे कंपेयर टू चाइना। और चाइना में ये धीरे धीरे जो है वो चीज़ें डिक्लाइन होती जाएगी। 2050 तक चाइना में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन होगी। तो चाइना भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की बात करें तो उनकी सिचुएशन वो हो जाएगी जो मैंने एक एग्जाम्पल आपको, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया वैसे, कि वो लोग जो है वो कभी प्रॉस्पर नहीं हो पाएंगे, समृद्ध नहीं हो पाएंगे। तो अगर लोग समृद्ध नहीं होंगे तो फिर देश समृद्ध नहीं होगा। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है उसके दो इंपॉर्टेंट फेसेस हैं। एक तो ये कि फर्टिलिटी रेट जो है वो ड्रॉप होता है, लोगों के अंदर एजुकेशन रेट, ये सारी चीज़ें आती है, तब वो 10 बच्चे नहीं 2 बच्चे पैदा करते हैं, राइट। दिस इज अ लॉजिकल थिंग। नेक्स्ट जो है वो ये है कि दूसरा जो मीन्स बाकी जो पॉपुलेशन होती है, तो उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसका पोटेंशियल को राइट टाइम पर यूटिलाइज करना। और ये चीज़ तब होगी जब ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट होगा, उस प्रकार की पॉलिसीज हम करेंगे। और ये समय जो है वो हर एक देश के पास लिमिटेड समय के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि भारत हमेशा यंग देश रहेगा,
एक वक्त के बाद 2070 के बाद भारत भी धीरे धीरे यहाँ पर भी पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड होती जाएगी, राइट। आज हम देख रहे हैं भारत के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, फ्यूचर में ऐसा होगा कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो भारत में आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी बूढ़ी हो जाएगी, तो यंग पॉपुलेशन, यंग लोग जो हैं वो भारत में काम करने के लिए, जॉब करने के लिए आएंगे। तो दिस इज द थिंग, राइट। और वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में जो ग्लोबल एवरेज है 65, भारत में 68 है, लेकिन द थिंग इज कि हमारे यहाँ पर आज भी उतने लोग जो हैं वो जॉब नहीं कर रहे हैं। लेट्स से महिलाओं की बात करें तो वर्किंग ग्रुप अगर आप देखेंगे, लेबर फोर्स देखेंगे तो बहुत कम महिलाएं जो हैं वो जॉब कर रही हैं, राइट। और 46% इंडिया की जो पोटेंशियल लेबर फोर्स है तो उसका सिर्फ 46% लोग जो हैं वो जॉब मार्केट में हैं। इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों में यही आंकड़ा जो है वो 68 और 74% है, तो हमसे लगभग डबल है, तो वो हमसे काफ़ी आगे है इन टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट। दैट मीन्स कि वहाँ की सरकार जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा इस्तेमाल कर रही है। तो ये चीज़ जो है उसमें हम पीछे हैं, वी नीड टू वर्क ऑन इट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस चीज़ को लेकर डेमोग्राफिक डिविडेंड का मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजीज जो है वो बनानी होगी। सैक रेसलिंग चीफ, ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण चरण सिंह, तो इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया है महिला रेसलर्स के साथ। और ये जो ब्रिजभूषण चरण सिंह है वो बीजेपी के MP भी है। तो सबसे पहले तो उनको ये पावरफुल पोजीशन से हटाने की ज़रूरत है ताकि प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट विनेश फोगाट, ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और 200 ऐसी रेसलर्स हैं जो ये फेडरेशन चीफ और कुछ ऐसे कोचेस हैं जिनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है कि ये सेक्सुअली हरास करते हैं महिला एथलीट्स को, और ये चीज़ जो है वो स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए इससे क्या होता है, पहले जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो देश के लिए खेलता है तो उसका मॉरल टूट जाता है। दूसरी चीज़, उनको देखकर जो नेक्स्ट जनरेशन है स्पोर्ट्स पर्सन की, तो उनके भी पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं बेटा आपको रेसलर नहीं बनना है, आप देखिए क्या क्या गलत चीज़ें हो रही हैं इसमें, राइट। तो ओवरऑल हमारे देश का जो पोटेंशियल है वो डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे कुछ लोगों की वजह से। और ये एक बहुत ही करेज की बात यहाँ पर महिलाओं ने दिखाई है कि ये जो पावरफुल लोग हैं इस प्रकार से लोगों का शोषण करते हैं। और कई बार हमारे देश में ये होता है कि लोगों को या तो पैसे लिए जाते हैं, एक प्रकार की ब्राइब ली जाती हैं, या फिर इस प्रकार की चीज़ है कि आपको ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन के साथ ऐसा होना जो है दैट इज़ वेरी वेरी सैड थिंग। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बट यू कैन इमेजिन कि ये स्पोर्ट्स पर्सन मेडलिस्ट हैं, इतने फेमस हैं, इतने पावरफुल हैं, राइट। PM को मिले हैं, अपने चीफ मिनिस्टर को मिले हैं, काफ़ी फेमस हैं, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, बड़ी ब्रांड्स जो होती हैं तो उनका प्रमोशन और ये सारी, तो यू कैन इमेजिन कि कितने सक्सेसफुल लोग हैं और इनके साथ भी इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। तो आप सोचिए जो करने वाले लोग हैं, जो भी जिनके ऊपर एलिगेशन है, अब तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन जो ऐसे इल्ज़ाम आते हैं दैट इटसेल्फ प्रूव्स के आज भी वो मानसिकता जो है वो चल रही है। साइकिलिंग कोच RK शर्मा जो है तो लास्ट जून उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम जो है वो लगा था। 2021 में तमिलनाडु स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच P नागराजन जो हैं तो उनके खिलाफ भी ये एक इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी टीनेज गर्ल्स जो हैं तो उनके ऊपर इस प्रकार का मिसकंडक्ट, सेक्सुअल मिसकंडक्ट जो है वो किया है। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। दिस इज़ नंबर 1 थिंग। नंबर 2 जो है वो ये है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और जो भी हम कहते हैं ना कि जो जस्टिस सिस्टम है तो ये इसकी जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो फास्ट होनी चाहिए ताकि एक बेंचमार्क जो है वो यहाँ पर सेटअप किया जा सके। स्टॉप मेडलिंग विथ नेचर नाउ, पायोनियर का ये आर्टिकल है। दोस्तों वैसे जोशी मठ के बारे में हमने वैसे भी बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो मैं सारे पॉइंट्स जो इस आर्टिकल में है उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं की पॉइंट्स पर ही फोकस करूंगा क्योंकि हमने इससे पहले भी बहुत सारी डिस्कशन कर ली है। तो रेसिडेंट्स जो है वो काफ़ी लिविड यानी कि बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही दुख में है, क्योंकि उनके पूरे जीवन की जो सेविंग थी, घर, उनकी ज़मीन, उनकी जो लाइवलीहुड थी, ये सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। 50 साल पहले मिश्रा कमेटी रिपोर्ट आया था, इसके बारे में भी हमने बात कही थी कि मिश्रा कमेटी ने कहा था कि ये जगह जो है वो सब्सिडाइज हो रहा है, ये धीरे धीरे अंदर
घुस रही है ये ज़मीन। 2006 में साइंटिफिक रिपोर्ट आया था कि ये 1 सेंटीमीटर पर ईयर से इसका सिंकिंग रेट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पर कोई इतना फोकस नहीं किया 50 सालों से। अब देखिए, और लोकल रेसिडेंट्स और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो हैं वो भी इस पर आवाज़ उठाते रहे, लेकिन किसी ने कुछ इस पर ध्यान नहीं दिया। अब लेटेस्ट क्या हुआ था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसरो को कह दिया कि आप कोई भी डेटा जो है उनके साथ, लोगों के साथ तो शेयर मत कीजिएगा, राइट, आप सिर्फ हमारे साथ शेयर कीजिए, इसको रिलीज नहीं करेंगे। तो इस पर हमने बात की थी ना कि दिस इज नॉट हेल्थी डिसीजन एट ऑल। और ये चीज़ जो है वो सिर्फ हिमालय में, यहाँ पर जोशीमठ में नहीं, दूसरे ऐसे टाउन्स में भी हो रही है। तो इस पर एक नेशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स को ऊपर बुलाइए, यहाँ पर रॉक स्ट्रेंथ, सिस्मिक माइक्रो जोनेशन, ये सारी जो भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए हमें देखना होगा कि किन किन और जगहों पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और विष्णुगढ़ में और दूसरे रीजन्स में इस प्रकार के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, उनको बंद कर देने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने कुछ 450 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो उत्तराखंड में बनाने की बात बताई है। तो ये जब अगर यहाँ पर हर जगह पर ऐसा होने लगा तो आप सोचिए उत्तराखंड जो है वो बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर अंजलि प्रकाश जो रिसर्च डायरेक्टर हैं भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, तो उन्होंने बताया था कि एनटीपीसी के प्रोजेक्ट जो हैं उसको तुरंत ही बंद कर देने की ज़रूरत है। और दुनिया के अलग अलग जगहों पर लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं तो दूसरे देशों से भी हम सीखें कि क्या क्या वो चीज़ें कर रहे हैं। टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में हम हमारे इकोसिस्टम को बर्बाद नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल की, प्राइम मिनिस्टर जसिंडा एडन की, राइट। ये जो जसिंडा है उनकी तस्वीर आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, राइट। ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। और न्यूजीलैंड जो है इट्स वेरी फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, एज यू कैन सी बिहाइंड, राइट। समंदर हैं और यहाँ पर आप माउंटेन्स देख सकते हैं। कौन सा वो फिल्म था, ऋतिक रोशन अमीषा पटेल का फर्स्ट फिल्म, कहो ना प्यार है। तो कहो ना प्यार है फिल्म जब आई तो उसके बाद यू वोंट बिलीव, लेकिन कहो ना प्यार है फिल्म जो है उसका शूटिंग जो है वो न्यूजीलैंड में किया गया था। तो उसके बाद हमारे देश के लोगों के लिए टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है वो न्यूजीलैंड काफ़ी फेवरेट हो गया। बहुत सारे लोग जो है वो कहो ना प्यार के बाद न्यूजीलैंड जाने लगे। और ग्लोबल टूरिज्म की बात करें तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो मूवी है, तो उसके बाद भी, क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ियाँ बताई गई, दिखाई गई हैं ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में, तो वो न्यूजीलैंड की पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं न्यूजीलैंड। ओके, अब प्राइम मिनिस्टर जसिंडा जो है वो न्यूज़ में क्यों है? 5.5 साल तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली। अब उनका ये डिसीजन आया है कि अब वो ये प्राइम मिनिस्टरशिप जो है उससे क्विट करना चाहती हैं। और उनके बारे में एक चीज़ है, जो वो कहती हैं वो करती हैं। और जब उन्होंने पद संभाला 2017 में, तो दुनिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो उस समय पर जसिंडा जी थी। और उस समय पर आप देखिए बड़े बड़े ऐसे मस्क्यूलिन जो हम कहते हैं ना कि मेल डोमिनेंट ऐसे लीडर्स आ रहे थे, जैसे कि ट्रंप हैं, बोरिस जॉनसन, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेल बोल्सोनारो। तो ऐसे समय में न्यूजीलैंड जैसे देश को मिली एक महिला प्राइम मिनिस्टर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे उनकी लगी, जो बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर हैं, वो ये हैं कि वो पहली ऐसी वर्ल्ड लीडर बनी, राइट, जो अपने छोटे से 3 महीने के नवजात एक छोटे इन्फेंट को लेकर वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग में गई थी। देखिए ये तस्वीर, ये उनका छोटा सा बच्चा है, राइट, इसका नाम है नीवी। तो ये नीवी जो है उनको लेकर वो गई थी 73rd यूएन जनरल असेंबली जो थी, तो उसमें वो गई थी। तो जनरली एक ट्रेंड क्या हो गया है कि एक मदर जो होती है वो अपने बच्चे को लेकर काम पर, जॉब पर नहीं जा सकती। ये पूरी दुनिया में ट्रेंड चल रहा है, इसn't it? उसको अनप्रोफेशनल माना जाता है, बट दिस इज नॉट अनप्रोफेशनल, दिस इज वेरी नेचुरल थिंग कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे को लेकर जा सकती है। और हम सब बच्चे हैं और हम सब के होपफुली फ्यूचर में बच्चे होंगे, तो फिर आपको तब पता चलेगा कि भाई एक मदर के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है कि वो अपने बच्चे को घर पर या फिर किसी नर्सरी में छोड़कर काम पर जाए। तो ये एक एक विचारधारा दिखाती है एक देश की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूनाइटेड नेशंस में
अपने छोटे बच्चे को लेकर जाते हैं, दिस इटसेल्फ मीन्स कि वो मीन्स कितना एक पॉजिटिव चेंज जो है उससे आया होगा, यू कैन इमेजिन। 2019 में जब क्राइस्ट चर्च में मास शूटिंग हुआ तो उस समय पर जसिंडा ने बहुत ही सेंसिटिविटी से, बहुत ही रिस्पेक्ट से और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने इस इश्यू को हैंडल किया। और जब अर्थक्वेक आया, उसके बाद एक मेजर अर्थक्वेक आया, तो उस समय पर भी, पेंडेमिक के टाइम पर भी उन्होंने अपने देश को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया। तो जसिंडा जो हैं वो आई एम श्योर फ्यूचर के जो भी अलग अलग देश के महिला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, तो उनके लिए एक ऐसा बेंचमार्क सेट करके जाने वाली हैं कि उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि नहीं, अगर महिला लीडर्स जो हैं, मीन्स जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि महिलाएं नहीं कर सकती, वो घर में ही रहे बेटर हैं, ये जो भी विचारधारा वाले लोग हैं जो भी ऐसा सोचते हैं, तो उनको दुनिया के बारे में पता नहीं है। वो देखे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, वो देखे कि कितने अच्छी तरीके से इतनी यंग एज में, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उसी समय पर उन्होंने ये जो नीवी हैं उनका जन्म हुआ। तो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ देश की लाइफ को हैंडल किया, तो एक बेंचमार्क डेफिनेटली सेट किया है उन्होंने, राइट। मुझे नहीं पता कि उनकी ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी अवेलेबल है या नहीं, लेकिन ये आज का जो आर्टिकल मैंने पढ़ा तो उससे मुझे ये बहुत प्रेरणादायक मुझे लगा, और मुझे मेरे मेरे दिमाग में अभी यही चीज़ आ रही है कि नहीं, डेफिनेटली एक दिन जब इनकी बायोग्राफी जब भी मिलेगी मुझे, जब भी मुझे वक्त मिलेगा, मैं डेफिनेटली, मेरे टू डू लिस्ट में तो है ही है कि आई विल डेफिनेटली रीड इनका जीवन के, उनका क्या सीक्रेट फॉर्मूला है, कैसा उनका अपब्रिंगिंग रहा कि वो इतने बड़े बड़े स्टेप्स जो हैं वो ले पाई। तो इज ट्रूली a legend from my point of view. And that's everything in today's discussion, dear friends. If this lecture inspired you, please pass it on to someone you want to inspire. तो जल्दी मिलेंगे, राइट। फोकस और टाइम मैनेजमेंट वाले लेक्चर्स अवेलेबल हैं। कल मैंने टाइम मैनेजमेंट के लेक्चर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर जो है वो शेयर किया है, वो नहीं देखा तो डू चेक इट आउट। आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।